हिंदी माध्यम के बच्चों का अक्सर एक सवाल आता है हमारे पास मैसेजेस में कि हम अपने वैकल्पिक विषय का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका चुनाव कैसे करें। ऐसी कौन कौन सी बातें हम सोचें जिसके बेसिस पे हम लोग इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। और हमें इस बात का अंदाज़ा तो है कि कितना ज़रूरी है ये, क्योंकि पूरा जीएस 1, 2, 3, 4 मिलाकर 1000 नंबर बनते हैं, जबकि सिर्फ एक सब्जेक्ट जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 500 नंबर। यानी जितने समय में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सबको पढ़ते हैं, उतने में से आधा समय हमें अपने वैकल्पिक विषय को भी देना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक माइंडसेट को समझें, अगर हम एक विचारधारा के तौर पे हम इस बात को समझें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि जितनी मेहनत आपकी लग रही है उसके अनुरूप आपके मार्क्स भी आने चाहिए, उतने अंक आपको मिलने चाहिए। तो उसके अगर आप उस कसौटी पे समझेंगे अपने वैकल्पिक विषय को तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 500 नंबर सीधे सीधे एक सब्जेक्ट से आते हैं। तो इसीलिए इसका चुनाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसी हमारी जो ग्रेजुएशन होती है, जो हमारा बैकग्राउंड है जिसे हम कहते हैं, वो जिस विषय में होता है, अगर हम वही विषय अपना वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। जैसे अगर आपने इतिहास से अपनी ग्रेजुएशन करी है और आप इतिहास चुन लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन कई बार हमें अपना वैकल्पिक विषय कोई और सब्जेक्ट भी चूज़ करना रहता है। तो ऐसे तो यूपीएससी ने बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो ऐसी हैं जो सारे बच्चे ऐसे नहीं ले सकते हैं बैकग्राउंड के बिना। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिना बैकग्राउंड के भी लिए जा सकते हैं, और बैकग्राउंड हो तो और अच्छा है। ये ज़्यादातर बच्चों की पसंद वाले वैकल्पिक विषय हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, क्योंकि हिंदी माध्यम ही है, हिंदी माध्यम में हम हिंदी अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपकी साहित्यिक लिखावट और समझ अगर अच्छी है तो हिंदी साहित्य अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा वैकल्पिक विषय है। क्योंकि इतिहास और उपन्यास, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, उसके विषय में एनालिसिस करना है और उससे हमें लिखना है, तो वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एस्से में भी काम आता है, एथिक्स में भी काम आती हैं वो कहानियाँ, वो जो हमारी एनालिसिस है, वो सब जगह हमें यूज़फुल होता है। तो बड़ा अच्छा विषय है। उसके बाद आता है समाजशास्त्र, फिर इतिहास, दर्शन शास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति और हमारा राजनीति विज्ञान और कृषि। अगर हम इस बात को समझें तो हिंदी साहित्य लगभग 6 से 8% के करीब उसका सक्सेस रेशो रहता है। अब ये जो पूरे नंबर्स हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स, यूपीएससी रिपोर्ट्स और इंटरनेट के द्वारा दी गई हैं, तो इनकी ऑथेंटिसिटी पे हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ऐसे कुछ कुछ हमें समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट्स का है। तो समाजशास्त्र 7 से 10%, इतिहास 6 से 9%, दर्शन शास्त्र 7 से 9%, नृविज्ञान 7 से 10%, राजनीति विज्ञान 6 से 8% और कृषि 7 से 9%। अगर आप देखेंगे तो सब कुल मिला के लगभग इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी के बीच में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर कोई नहीं पड़ने वाला। तो कई बार हम बड़े ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार हमारे ऊपर एक पूरा परछावा सा पड़ जाता है। जब भी हम किसी टॉपर की वीडियो देख लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जिस ऑप्शनल से, जिस वैकल्पिक विषय से ये व्यक्ति टॉपर बना है, उससे मैं भी टॉपर बन जाऊंगा। ज़रूरी नहीं है। सबके जो सक्सेस रेट्स हैं लगभग ऐसे ही हैं, सेम से ही हैं। तो अगर आप अपनी रुचि का विषय चुनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर कौन कौन से क्राइटेरियाज हमें ध्यान में रखने चाहिए,
इस डिसीजन को लेते समय तो हम समझ सकते हैं, एक है आपका बैकग्राउंड या आपकी पृष्ठभूमि, यानी आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या किया है, आपका कोई शैक्षिक अनुभव है, कोई आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड होता है। कई कई परिवारों में इतिहास को पढ़ने की या साहित्य को पढ़ने की बड़ी एक प्रथा होती है, एक बड़ा माहौल होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए हिंदी साहित्य एक अच्छा वैकल्पिक विषय हो सकता है। किसी किसी घर में दर्शन शास्त्र के ऊपर बहुत चर्चा होती है, वहाँ पे चारवाक, मीमांसा, वेदांत, ये सारे शब्द गूंजते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ परिवार से है तो आपके लिए दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी एक अच्छा विषय हो सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड किस ऑप्शनल से मेल खाता है। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट। किस सब्जेक्ट में, किस विषय में आपको रुचि है, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अब ऐसे समझिए कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मेरी खुद की रुचि है तो उसको पढ़ना कभी भारी नहीं लगता, और बल्कि कभी कभी जब थक जाते हैं, जैसे मेरी खुद की रुचि दर्शन शास्त्र में है। मुझे इतिहास पढ़ना भी खैर बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो मेरा वैकल्पिक विषय नहीं रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो अब दर्शन शास्त्र जो मेरा वैकल्पिक विषय रहा है, उसको पढ़ने में मुझे इतनी रुचि आती थी कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब मैं बाकी सब्जेक्ट से थक गई तो मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, एक रिलैक्सेशन के तौर पे। उसको पढ़ के रिलैक्स हो जाते थे, ऐसा लगता था दिमाग की धुंध छट गई। तो अगर आपका खुद कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, तो यानी आपको उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो आप पढ़ ही लोगे स्वतः ही। तो इसीलिए चिंता मत कीजिए कि उसका सिलेक्शन रेट ऐसा पता नहीं क्या है क्या नहीं। अगर आपकी रुचि है तो उस सब्जेक्ट को लीजिए, क्योंकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसे पढ़ भी बेहतर पाएंगे, उसे लिख भी बेहतर पाएंगे। मतलब एक ऐसा कनेक्शन आप उस सब्जेक्ट और विषय के साथ बना लेते हैं। इसके बाद आ जाता है ओवरलैप। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि PSIR लीजिए, क्योंकि उसका पेपर 1 पे भी ओवरलैप है, पेपर 2 पे भी है, उसमें एथिक्स में भी काम आता है, ऐसे में भी काम आ जाता है। उसी तरह इतिहास के लिए लोग बोलते हैं कि इतिहास तो देखो कितना सारा पढ़ना ही है, और अगर आप उसे वैकल्पिक विषय ले लोगे तो आपको वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही भूगोल के लिए भी कहा जाता है, ऐसा ही दर्शन शास्त्र के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ पे भी सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी आती है, उसका भी ओवरलैप एथिक्स से है, उसका भी ओवरलैप एस्से से है। ऐसा ही सोशियोलॉजी के लिए भी कहा जाता है, समाजशास्त्र के लिए कहा जाता है। तो यानी ये जो ओवरलैप की कहानी है हर सब्जेक्ट में है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, मेडिकल साइंस, या बड़े जो नीश सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, उनको छोड़ दीजिए। बाकी सारे जो ये जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं लगभग सभी एस्से में काम आते हैं, लगभग सभी हमारे एथिक्स में काम आते हैं, और किसी ना किसी GS के किसी ना किसी पोर्शन से ओवरलैप हो सकता है। तो अगर वो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका बैकग्राउंड भी है, आपकी रुचि भी है, और उसके बाद आपको ओवरलैप भी मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैकग्राउंड है, रुचि है, लेकिन ओवरलैप नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को छोड़िए मत। ओवरलैप इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, इतना भी ज़रूरी नहीं है उसको, मतलब ओवरलैप होना ही चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स अलग हैं, उसके अलग हैं। अगर आपको लगता है कि बिना ओवरलैप के भी ये सब्जेक्ट, जैसे सपोजिटली अगर हम मान लें बॉटनी आपका सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत आता है, तो बॉटनी लीजिए। उस वक्त पे ये मत सोचिए कि मैं, क्योंकि इसका ओवरलैप नहीं बैठ रहा है तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। ओवरलैप ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिलेबस। सिलेबस देखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इस एग्ज़ाम को देने के लिए समय कितना है। देखिए, अगर आप कॉलेज के समय से शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास समय है, अभी आपका एलिजिबिलिटी होने में थोड़ा समय है, तो आप थोड़ा लंबा ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम समझें कि इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, ये सारे थोड़े लंबे वैकल्पिक विषय हैं, इनका सिलेबस ज़्यादा है, किताबें ज़्यादा हैं, थोड़ा लंबा सिलेबस है, इंटरेस्टिंग है, जानकारी से परिपूर्ण है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, लेकिन लंबे हैं।
तो अगर आपके पास ज़्यादा समय तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आप बिल्कुल टाइट शेड्यूल्स पे चल रहे हैं, आपकी टाइमलाइन बड़ी एकदम ऐसी है कि जिसके अंदर आपके पास वैकल्पिक विषय को देने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप छोटे सिलेबस वाले सब्जेक्ट्स भी चुन सकते हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, हमारा एंथ्रोपोलॉजी हो गया, नृविज्ञान जिसे हम कहते हैं, कृषि अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप छोटे समय में ख़त्म कर सकते हो, थोड़े समय में ख़त्म कर सकते हो, और अगर आपको पसंद है तो ये आपके लिए बड़े आसानी से कवर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है PYQs। चुनने के लिए हमने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं कि PYQs पढ़ के देखो, PYQs पढ़ के देखो। देखो, PYQs पढ़ के देखने चाहिए, लेकिन अक्सर हम PYQs से बहुत सही अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे सही तरीका किसी भी ऑप्शनल को चुनने का ये है कि आपने लिस्ट देखी, उसमें से आपने सपोजिडली ऐसा मानिए कि ये लिस्ट है आपके पास UPSC के ऑप्शनल की, और इसमें बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं। इसमें से आपने हाईलाइट कर लिया कि ये वाले ऑप्शनल्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब आपने जिन ऑप्शनल्स को चुना है, अब उन ऑप्शनल्स के अंदर से अगर आपके कोई बैकग्राउंड वाला ऑप्शनल है, यानी कि वो वैकल्पिक विषय है जो आपके पास ग्रेजुएशन में भी था या जिसके बारे में आप मानते हैं कि आपको कुछ नॉलेज है, तो आप उसे +1 दे दीजिए, है ना। सपोजिडली आपने BA करा है पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में, तो आपने राजनीति विज्ञान और इतिहास के अंदर अगर अपना ग्रेजुएशन किया है तो आपने इन दोनों को प्लस दे दिया। अब आपने यहाँ पे अपने ऑप्शंस में दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी भी रखा हुआ है और एंथ्रोपोलॉजी भी रखा हुआ है और सोशियोलॉजी भी रखा हुआ है, मान लेते हैं। अब आपने प्लस दे दिया क्योंकि आपका बैकग्राउंड था। दूसरी आई रुचि। अब आपने कहा कि मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे PSIR में शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे इतिहास में है, तो आपने इसे +1 दे दिया। और यहीं पे आपने कहा कि मुझे फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट है, आपने इसे +1 दे दिया। उसके बाद आया हमारा, अगर हमें रुचि आ गई है, उसके बाद हमें ओवरलैप को 0.5 दे देते हैं। आपने कहा लेकिन अगर हम ओवरलैप की बात करें तो शायद इसका ओवरलैप ज़्यादा है, तो इसे 0.5 दे दिया, +0.5 दे दिया। एंथ्रो का थोड़ा सा कम है तो इसे नहीं दिया, यहाँ पे भी 0.5 दे दिया, यहाँ +0.5 दे दिया। अब आपको एक ओवरलैप की भी जो आपने था उसको आपने अकाउंट कर लिया, उसको आपने इसके अंदर ऐड कर लिया। इसके बाद आया कि पाठ्यक्रम कैसा है, लंबा है या छोटा है। अगर आपके पास समय है तो इस पॉइंट को जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर समय है तो पढ़िए ना, और अगर समय नहीं है तो आपने कहा कि नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे तो इसी अटेम्प्ट में करना पड़ेगा और मेरे पास यही 6-7 महीने हैं जब मैं अपना ऑप्शनल पढ़ सकता हूँ, तो अगर ऐसा है तो आपके लिए ये लंबे वाले जो ऑप्शनल हैं ये नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +1 कर लेंगे। फिर आया PYQs। आपने जब PYQs देखे या थोड़े से नोट्स पढ़े, यानी आपने 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर ले लिया। अब उस एक एक चैप्टर को आपने पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़ा और उसके PYQs को देखा, क्या मैं लिख सकता हूँ इन क्वेश्चंस को इसको पढ़ने के बाद, या आपने किसी टीचर का एक लेक्चर देखा और उससे PYQs समझ के देखे कि क्या मैं आसानी से लिख सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ा, ये लिखने में तो बड़ा आसान है और मतलब मुझे समझ भी आ गया है, मैं समझ भी पा रहा हूँ, मेरी इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो यानी कि वो सब्जेक्ट, वो PYQs आपने एनालिसिस कर लिया है, वो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट। और जब आपने ये किया तो आपने कहा कि एंथ्रो मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया, सोशियोलॉजी मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया, PSIR शायद उतना नहीं आया, लेकिन हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, हो सकता है फिलॉसफी में नहीं आया। अब आपके पास एक एनालिसिस आ गया है, आपने यहाँ कैलकुलेट किया कि मेरा 3.5 स्कोर बन रहा है, यहाँ पे 1.5 बन रहा है, यहाँ पे 2.5 बन रहा है और यहाँ पे देखें तो 2.5 बन रहा है। तो आपको एक एनालिसिस लगा कि भाई ठीक है, ये ठीक लगता है मुझे। अब ये एनालिसिस हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। ये
एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। ये एक सामान्य ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं सबको बोल दूं कि आपके लिए ये ऑप्शनल अच्छा है। ये कौन सा ऑप्शनल आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये आपको अपनी रुचि के हिसाब से, कौन सा विषय आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा जल्दी याद होता है और आप ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं उस विषय में, उसके हिसाब से हम उसका चयन करेंगे। अभी हाँ, इस वाले के अंदर हमने हिंदी माध्यम के अंदर जो हिंदी लिटरेचर वाला ऑप्शनल है उसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शनल है क्योंकि माध्यम सेम होने की वजह से वो आपको माध्यम का भी एक बेनिफिट उसमें मिलता है। इसी के साथ मुझे लगता है कि शायद अब आप बेहतर चुनाव कर पाएंगे। और अंत में ये याद रखिए, लगभग सभी वैकल्पिक विषयों से सिलेक्शन होता है, तो इस चीज़ में, इस चयन में बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए। कई बार मैंने देखा है बच्चे महीनों महीनों इस असमंजस में, इस दुविधा में पड़े रहते हैं, कौन सा ऑप्शनल लें, कौन सा ऑप्शनल लें, कौन सा ऑप्शनल लें, जैसे कि ऑप्शनल ले लेना अपने आप में काम ख़त्म कर देना हो। नहीं, ऑप्शनल चुनना तो एक शुरुआत है, क्योंकि अक्सर जब आप पढ़ने लगेंगे तो ऑप्शनल बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उसको पढ़ने में। अगर हम ऐसे समझे एक चार्ट के तौर पे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे ना उसे, आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। जब लिखना पड़ेगा ना, आंसर्स लिखने पड़ेंगे, हर ऑप्शनल में मुश्किल आती है आंसर्स लिखने में, हर ऑप्शनल में याद करना पड़ता है, तब आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। और फिर जब सही समय से पढ़ते जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि शुरुआत में हर ऑप्शनल सुनहरा लगता है। कोई भी ऑप्शनल लीजिए, जब तक आप लेक्चर्स पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर्स सुन रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब उसमें हम लेखन शुरू करते हैं, हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। इसीलिए जो ऑप्शनल लें उससे बीच में डरना नहीं है, विश्वास रखना है। एंड आई होप कि अब आपका ये जो असमंजस है थोड़ा सा सुलझा होगा। अच्छे से चुनाव करें, अच्छे से तैयारी करें। बहुत शुभकामनाएं।